मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग ये जो आपका अफसाना पढ़ने वाले हैं इसका नाम है सुकून की नींद। ठीक है, ये अफसाना इकबाल मजीद का है और अगर किताब के एतबार से बात करें तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, यानी कि सबक नंबर 8। ठीक, तो बेटा देखिए ये वीडियोस जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही हैं, यानी ये वीडियोस मैं आपके सेकंड टर्म का जो सिलेबस है उसको मद्देनज़र बना रही हूँ। ठीक है, तो इससे पहले आपका एक चैप्टर और आने वाला है जो कि तनकीद है उमराव जान अदा की। वो मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद जो भी चीज़ें आपके सेकंड टर्म में आने वाली हैं वो सारी चीज़ें मैं अपलोड कर दूँगी एग्ज़ाम से पहले तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो इस वीडियो का पैटर्न बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, इसे हम डिटेल में बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। बस हम क्या करेंगे, सबसे पहले सुकून की नींद लिखा किसने है, यानी इकबाल मजीद ने, थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर ये सुकून की नींद अफसाना है क्या, इसके बारे में जानेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अफसाना किसे कहते हैं, नावल किसे कहते हैं या ड्रामा किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपके सिलेबस में आने वाली हैं एग्ज़ाम में, तो वो भी मैंने अपलोड कर दी हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है, आप लोग प्लेलिस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करा करें ताकि सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल सकें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इकबाल मजीद के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये कौन थे, क्या थे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इकबाल मजीद ज़िला सीतापुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। ठीक है, एमए लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। तालीम से फारिग होने के बाद कुछ अरसे तक स्कूल में पढ़ाते रहे। ठीक है, यानी कि अब यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि कुछ एक्सप्लेन करने की बात है, ये सब आपको साफ समझ में आ रहा है कि भाई वो उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। उसके बाद उन्होंने एमए लखनऊ से ही किया था और उसके बाद जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो कुछ अरसे तक उन्होंने पढ़ाने का काम किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए। ठीक है, मुलाजमत के दौरान उन्हें कई शहरों में रहना पड़ा, यानी कि क्योंकि जॉब करते थे तो जॉब के दौरान उनके तबादले होते रहते होंगे, है ना, इसलिए उन्हें अलग अलग शहरों में रहना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, मालवा की पुरफिज़ा सरजमीन भोपाल उनकी मुलाजमत का आखिरी पड़ाव था। ठीक है, यानी कि उन्होंने जो आखिरी मुलाजमत की, जहाँ वो आखिरी वक्त में रहे, वो कौन सी जगह थी, भोपाल थी। ठीक है, तो वो भोपाल में रहे जहाँ वो असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर बन गए। ठीक है, कि ओहदे से सबकदोश हुए, यानी कि वहीं से वो रिटायर हुए। ठीक है, आगे बोलते हैं, बिलाखिर या आखिर तक भोपाल ही में उन्होंने मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली, यानी कि हमेशा के लिए वहीं सेटल हो गए। ठीक है, आगे बोलते हैं, इकबाल मजीद अहद जदीद के एक नामवर अफसाना निगार हैं। उसके बाद लिखते हैं, उन्होंने कई आला दर्जे के ड्रामे भी लिखे हैं, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने अफसाने कहे, उन्होंने ड्रामे भी लिखे। नमक और किसी दिन, इनके 2 नावल हैं। पहली नावल का क्या नाम है, नमक, और दूसरी का क्या नाम है, किसी दिन। ठीक है, 2 भीगे हुए लोग, एक खलीफाए बयान, शहर बदनसीब और तमाशागर उनके अफसानवी मजमूए हैं, यानी कि इसके अंदर इनके बहुत सारे अफसाने शामिल हैं। ठीक है, मजमुआ किसे कहते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा जमा कर दिया जाए। इकबाल मजीद का ताल्लुक उस नस्ल से है जो 1955 से 1960 के बाद परवान चढ़ी। ठीक है, यानी इनका जो अहदे जोर था वो कब रहा, 1955 से 1960 के बाद। इकबाल मजीद ने नए तर्ज के कई अफसाने भी लिखे हैं जिनमें आज के इंसानों की दाखिली और रूहानी उलझनों को मौजू बनाया गया है, यानी उन्होंने बहुत सारे ऐसे अफसाने भी लिखे हैं जिसमें आज के लोगों की जो उलझन है ना, आज के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मौजू बना के पेश किया गया है। ठीक है, आगे लिखते हैं, अफसानवी तकनीक में भी उन्होंने बाज़ अहम तजुर्बे किए हैं। ठीक है, अभी उन्होंने बहुत सारे तजुर्बे भी उसमें किए हैं, ताहम कहानी में कहानीपन के उनसुर को उन्होंने बरकरार रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने तजुर्बे किए और वो बिल्कुल हकीकत ज़िंदगी पे लगने लगा और बोर हो जाए हम उससे, ऐसा नहीं है। उसमें कहानीपन भी नज़र आता है जिससे आपकी दिलचस्पी बनी रहती है। इकबाल मजीद ने अपने अफसानों, ड्रामों और नावलों में सियासी और समाजी शऊर के साथ साथ नफ्सियाती बसीरत से भी बखूबी काम लिया है, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सियासी और समाजी शऊर को रखा, बल्कि उन्होंने नफ्सियाती
जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे नफ्स से जुड़ी हुई होती हैं, उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से सामने रख के सब चीज़ें पेश की। मतलब हम कह सकते हैं कि उनके अफ़साने जो हैं, उन्हें पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये कहीं न कहीं हमारी हकीकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप उन्हें पढ़ के बोर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि उसमें कहानीपन मौजूद है। जदीद उर्दू अफ़साने की तारीख़ में इक़बाल मजीद का एक नुमाया मुक़ाम है। यानी कि अगर हम उर्दू अफ़साने की तारीख़ की बात करें तो उसमें इक़बाल मजीद का नाम एक मतलब सबसे आला है, हम कह सकते हैं एक अच्छी जगह, एक स्पेशल नाम है उनका, ठीक है, नुमाया है। अब देखिए ये हो गया इक़बाल मजीद के बारे में। अब आपका यहाँ पे शॉर्ट नोट आ सकता है, बेटा मैंने आपका सिलेबस सेकंड टर्म का और आपके लिए एक सैम्पल पेपर जो आपका सीबीएसई की तरफ से लोड किया गया था, वो दोनों चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं, आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अभी आपका अफ़साना आता है सुकून की नींद। तो यहाँ पे इसके कुछ मुश्किल मानी लिखे हुए हैं, हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लफ्ज़ मायने आपके पेपर में आते नहीं हैं, और जब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊँगी तब आपके साथ इस चीज़ को डिस्कस करूँगी, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा रही हूँ। तो देखिए यहाँ आपका सबक का ख़ुलासा आ जाता है कि सबक का ख़ुलासा क्या है। सुकून की नींद जो हम अफ़साना पढ़ रहे हैं, ये अफ़साना है क्या। देखिए आप लोग के पास बुक होगी, अगर आप लोग चाहें तो डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, लफ्ज़ मायने और आपका अफ़साना पूरा, ठीक है। लेकिन मैं ये सब चीज़ें एग्ज़ाम के बाद आपको डिटेल में पढ़ा दूँगी, जो नेक्स्ट बच्चे आएंगे उनके लिए। अभी इसलिए ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट वीडियोस बनाई जा रही हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे अच्छे से पढ़ सके। तो यहाँ लिखा है देखिए, इक़बाल मजीद का अफ़साना सुकून की नींद आज के इंसान का अलमिया है, जो दौलत के पीछे अंधाधुंध भाग रहा है और दौलत पाने के लिए वो अपना सुकून, सेहत, इख़लाक़, खुलूस और आम इंसानी हमदर्दी से दूर होता जा रहा है ना। आज के इंसान की यही हालत है। क्या है, वो अपनी क्या कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ दौलत के पीछे भाग रहा है ना। और ये नहीं सोच रहा है कि इस दौलत के चक्कर में हम अपनी रिश्तेदारी, अपनी सेहत, अपनी सुकून सब ख़राब कर रहे हैं, है ना। चैन नहीं है किसी सूरत इंसान को, ना वो अपनी सेहत का ख्याल रखता है, ना वो लोगों के साथ अच्छा सलूक करता है। उसको क्या है कि बस अपने मतलब से मिला, अपना मतलब सीधा किया और अल्लाह हाफ़िज़, है ना। ये वाले मामलात हो रहे हैं। तो ये अफ़साना उसी के ऊपर है, ठीक है। यहाँ लिखा है, ऐसे ही इंसान की हालत को इक़बाल मजीद ने दास्तानों और क़िस्सों के अंदाज़ एक दास्तान गो की तरह बयान किया है, ठीक है। तो कहते हैं कि ऐसे ही एक इंसान की उन्होंने हालत को यहाँ पे बयान किया है। आगे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे अब आगे आपकी कहानी शुरू होती है। अब देखिए कहानी ये है कि ये कहानी एक, यहाँ देखिए अब ये कहानी आपकी शुरू हो रही है, ठीक है। ये पूरी डिटेल कहानी नहीं है, ये उसका खुलासा है। कहते हैं ये कहानी एक मुल्क हवा के बादशाह की है, जो मरते वक्त क्या करता है, अपने जवान बेटे को ये वसीयत करता है कि बेटा अपने महल के सारे कमरे खोलना, मगर वो ताला कभी ना खोलना जो एक सुरंग के दरवाजे पर लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि जिस काम के लिए हमें मना किया जाता है वो काम तो हम सबसे पहले करते हैं, है ना। और हमें सबसे ज़्यादा बेचैनी होती है कि भाई ऐसा क्या है जो हमें उस काम को करने के लिए मना किया जा रहा है ना। तो अब क्या हुआ, उन्होंने खैर बता दिया, क्योंकि इस सुरंग में आग, पानी, मिट्टी और हवा एक साथ कैद हैं। बादशाह के इंतकाल के बाद शहज़ादे से ना रहा गया और आखिरकार उसने वो दरवाज़ा खोल ही दिया। तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि जब हमसे जो काम करने को मना किया जाए हम सबसे पहले वही काम करना शुरू करते हैं। तो उसने भी सबसे पहले वही दरवाज़ा खोला और उसमें दाखिल हो गया, जहाँ उसे 2 तरह के आदमी मिले, ठीक है। उस जब वो सुरंग में अंदर गया तो उसे वहाँ 2 तरह के लोग मिले। एक वो जो जी रहे थे, यानी सिर्फ जिंदा थे, और दूसरे वो जो जीते जी मर रहे थे, ठीक है। अब देखिए 2 तरह के लोग हुए, एक जो जी रहे हैं, जिंदा हैं, और एक वो जो जी तो रहे हैं लेकिन मर मर के जी रहे हैं, ठीक है। अब उसने वजह मालूम करी, तो लिखते हैं सबब मालूम करने पर, यानी जब उन्होंने वजह मालूम करी तो उसे पता चला कि उस मुल्क में वही जी सकता है जिसके पास ढेर सारा पैसा हो, क्योंकि वहाँ हवाओं के बजाय सारी ज़रूरतें पैसे से ही पूरी की जाती हैं,
ठीक है, यानी कि वहाँ पे हर चीज़ क्या है, पैसे से ही खरीदी जाती है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको फ्री में मिल जाए। शहजादे ने दुआ मांगी और हवा की देवी को बुलाया। जब देवी आई तो उसने कहा कि वो उन सबको रुपए पैसे से माला माल कर दे ताकि वो सब आराम और सुकून से रह सकें। ठीक है, यानी अब उसने क्या दुआ मांगी कि भाई ए देवी, आप इन सबको इतना पैसा दे दो कि ये सब आराम और सुकून से रह सके, क्योंकि भाई सब चीज़ें पैसे से ही खरीदी जा रही हैं, तो इनके पास पैसा होगा तो वो सुकून से रह लेंगे, तो आप इतना पैसा इन सबको दे दो। देवी ने शहजादे की बात मानकर ऐसे ही किया। यानी अब क्या हुआ, देवी ने शहजादे की बात मान ली कि ठीक है भाई, तुमने ऐसा कहा, मैं ऐसे ही कर देती हूँ। फिर क्या था, दूसरे दिन से उस मुल्क के लोग जब सोकर उठते तो देखा क्या, यानी कि अब वो लोग जब सोए तो सुबह उठा, देखा तो क्या देखा उन्होंने कि उनके तकिए के नीचे 2 लाख रुपए रखे हुए थे। ठीक है, यानी सबके तकिए के नीचे 2 लाख रुपए मिले हर किसी को। हर एक आदमी मालदार बन गया। मगर अब मज़दूरों ने काम करना छोड़ दिया। भाई जब सबके पास मालदार हो गए, सबके पास पैसा आ गया है, तो वो काम क्यों करेंगे। कारखाने बंद होने लगे तो सामान दूसरे मुल्कों से आने लगा। यानी ज़ाहिर सी बात है, जब हमारे देश में सामान नहीं होगा, हमारा देश काम नहीं करेगा, तो क्या होगा, वो सामान दूसरे मुल्कों से मंगाया जाएगा। अब जब दूसरे मुल्कों से मंगाया जाने लगा तो क्या हुआ, मुल्क के लोग बेकार हो गए, है ना। और बाहर के मुल्कों ने चीज़ों को महंगा कर दिया कि भाई तुम हमसे ही ख़रीदोगे, तो उन्होंने चीज़ें महंगी कर दी। ठीक है, हुकूमत के होश उड़ गए। अब हुकूमत के होश उड़ गए कि भाई ये क्या चल रहा है भाई। तो हुकूमत ने क्या करा, हुकूमत के दानिश्वरों को जमा करके बहस व मुबाहसा कराया। यानी उन्होंने डिबेट करवाई, आपस में बहस हुई कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, है ना। डिस्कशन हुआ आपस में और आखिरकार ये तय पाया, क्योंकि देवी ने क्या कहा था, देवी ने शर्त लगाई थी कि रात को सोने के बाद तकिए के नीचे से रुपए निकलेंगे। यानी जब लोग रात में सोएंगे तभी उनके पैसे जो है तकिए के नीचे से निकलेंगे। इसके लिए लोगों को रात को सोने ही ना दिया जाए, है ना। अगर हम ऐसा करें कि हम लोगों को सोने ही ना दें, अगर लोग सोएंगे ही नहीं तो उन्हें पैसे ही नहीं मिलेंगे। हुकूमत ने क्या करा, मुल्क के साइंसदानों से ऐसी दवा इजाद करने को कहा जो लोगों की रातों की नींद छीन ले। ठीक है, यानी अब जो साइंटिस्ट थे उनसे क्या कहा गया कि भाई आप एक ऐसी दवाई निकालो जिससे लोगों को दिया जाए, खिलाया जाए, पिलाया जाए, जो भी किया जाए, बहरहाल उनको रात में नींद नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जब वो रात में सोएंगे नहीं तो उनके पैसे नहीं निकलेंगे। ठीक है, तकिए के नीचे से पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो गरीब होंगे। समझ रहे हैं आप लोग। और साइंसदानों ने ऐसी ही दवा क्या कर ली, इजाद कर ली। और फिर ये दवा जबरन आधी से ज़्यादा आबादी को पिला दी गई। यानी कि क्या हुआ, ज़बरदस्ती सबको ये दवाई दे दी गई। बस फिर क्या था, यानी इसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने रात को सोना छोड़ दिया और यूँ हुकूमत ने एक बड़ा क्या कर दिया, मुफलिस तबका तैयार कर लिया। यानी फिर से गरीब तबका तैयार हो गया। हुकूमत के लोग आराम से सोते थे और उन्हें सुबह 2 लाख रुपए मिल जाते थे। वो लोग खुश थे कि यानी अब देखिए कितनी चालाकी की बात है कि जो लोग गरीब थे उनको ज़बरदस्ती दवाई ववाई पिला दी गई रात को। अब उन्हें नींद नहीं आती थी तो बेचारे गरीब हो गए, मुफलिस हो गए। लेकिन जो हुकूमत के लोग थे, जो अमीर लोग थे, ताकतवर लोग थे, उन्होंने वो दवाई खाई नहीं और वो रात में सोते थे और सुबह जब उठते थे तो उन्हें 2 लाख रुपए मिल जाते थे, तो वो लोग खुश थे। समझ रहे हैं आप कहानी को। ठीक है, जब जब चाहे दवा का इंजेक्शन लगाकर किसी को भी कंगाल बना सकते थे। ठीक है, यानी कि अब उनको ये पावर मिल गई थी कि भाई उनका इंजेक्शन था, अब वो जिसको इंजेक्शन लगाना चाहते लगा देते, वो 1 सेकंड में कंगाल हो जाता, वो सोता नहीं, पैसे ख़त्म हो जाते, है ना। लेकिन दवा ने अपना असर दिखाया। अब क्या हुआ, देखिए हर चीज़ का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। अब इस दफ़ा का भी कोई साइड इफ़ेक्ट था, क्या था वो देखते हैं। दिखाया कि मुल्क की आधी आबादी के खून में ये बात पैदा हो गई कि वो जिसके काट ले तो वो इंसान तड़पे बगैर ख़त्म हो जाएगा, यानी मर जाएगा। कि अमीर खौफ की वजह से रातों को जागने लगे, है ना। यानी अब क्या हुआ, अब अमीरों को ये खौफ आ गया कि भैया अगर किसी ने हमें काट लिया और हम भी ऐसे ही मर गए फिर क्या होगा हमारे साथ। समझ रहे हैं, तो अब उनको इस चीज़ का खौफ आने लगा और वो भी रातों को जागने लगे। अंजाम हुआ कि बरसों बाद जब शहज़ादा का उस मुल्क से गुज़र हुआ, यानी अब जब दोबारा वो उस मुल्क में आया कि भाई चलो देखते हैं कि क्या हाल चाल है, तो उसने देखा कि उस मुल्क के लोग खुदा से दुआ मांग रहे हैं कि
मांग रहे हैं कि हमारा सब कुछ ले लो और इसके बदले हमें 2 पल सुकून से सोने हमें क्या है, सो लेने की नींद दे दें, है ना। यानी कि अब वो कहते हैं कि भाई जो भी हमारे पास है ना सब कुछ ले लो, लेकिन बस हमें 2 पल सुकून की नींद दे दो ताकि हम सुकून से सो लें, है ना। अमीर थे, लेकिन क्या है वो इसलिए नहीं सो पा रहे थे कि कहीं कोई गरीब हमें काट ना ले जिसके हमने इंजेक्शन लगा दिया है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि सबकी नींद जो है वो हराम हो गई। तो अब उम्मीद करती हूँ आपको अफसाना समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में भी सुन सकते हैं। अब हम लोग सवालों को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मुश्किल सवाल में आपका पहला जो सवाल दिया गया है वो लिखा है, शहजादे ने मुल्क हवा में क्या देखा। तो उसने क्या देखा, जब शहजादा मुल्क हवा की एक सुरंग में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया है जहां 2 तरह के इंसान पाए जाते हैं, एक वो जो जी रहे हैं और दूसरे वो जो जीते जी मर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, ये तो मैं आपको करा रही हूँ एग्ज़ाम से पहले। आपका जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे उससे पहले मैं आपको कुछ सैम्पल पेपर कराऊंगी जो मैं अपनी तरफ से बताऊंगी, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, हो सकता है उससे आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएँ, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उससे आपको तैयारी भी हो जाएगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, शहजादे ने हवा की देवी से क्या सिफारिश की। तो शहजादे ने क्या करी, हवा की देवी से ये सिफारिश की कि इस मुल्क की परेशान हाल जनता को माला माल कर दिया जाए ताकि वो सब आराम और सुकून से रह सके, है ना। यानी हम जब कोई दुआ मांगते हैं ना तो वो भी हमें सोच समझ के मांगनी चाहिए भाई। अब वो ये दुआ मांगता कि सबको आराम मिल जाए, सबको सुकून मिल जाए, है ना। उसने दुआ भी बड़ी अजीब सी मांगी कि दौलत दे दो। भाई दौलत से किसी के पास सुकून थोड़ी ना आ जाता है ना। तो अब इस तरह से आप समझ सकते हैं ना, क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है 2-2 लाख रुपए मिलने के बाद लोगों के तर्ज ज़िंदगी में क्या फ़र्क पैदा हुआ। यानी कि जो उनकी ज़िंदगी का तरीक़ा था, जिस तरह से वो जी रहे थे, उसमें क्या फ़र्क आया जब उन्हें 2-2 लाख रुपए मिल गए। तो लिखते हैं 2-2 लाख रुपए मिलने के बाद लोगों ने क्या करा, काम करना छोड़ दिया। जो पहले से करोड़पति थे वो अब अरबपति बन चुके थे, है ना। और उनके अब क्या है, उनके कारखानों में लेकिन मज़दूर जो है उन्होंने काम करना छोड़ दिया था। मज़दूर जो है अब मज़दूरी कर नहीं रहे थे, कारखाने बंद हो चुके थे, है ना। मुल्क के बड़े बड़े इंजीनियर साइंटिस्ट जो भी हैं वो सब क्या थे, बेरोज़गार हो चुके थे। सबकी कोठियाँ खड़ी हो चुकी थी, क्यों, क्योंकि सबके पास फ्री के पैसे आ रहे थे, है ना। मुल्क के किसान भी दौलत हो गई थी, वो भी दौलतमंद हो चुके थे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सबके पास पैसा ही पैसा आ गया था और सब ऐश और आराम से ज़िंदगी जीने लगे थे। अगला क्वेश्चन लिखा है, साइंसदानों ने क्या दवा इजाद की और क्यों। तो साइंसदानों ने एक ऐसी दवा इजाद की जिससे लोगों की रातों की नींद छीन ली जाए, ठीक है। और ये दवा क्यों इजाद की गई थी, तो इसलिए इजाद की गई थी ताकि सब लोग काम कर सकें, है ना। तो देखिए यहाँ लिखते भी हैं कि ग्लूकोज के नाम पर लोगों के इस दवा का इंजेक्शन लगाया जाता था ताकि उन लोगों की क्या हो, रातों की नींद ख़त्म हो जाए और वो रात में सो ना सके, ठीक है। और जब वो सोएंगे नहीं तो क्या होगा, उनके तकियों के नीचे 2-2 लाख रुपए उन्हें नहीं मिलेंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ क्या लिखते हैं, लोगों पर नींद के इंजेक्शन का क्या असर हुआ। तो अब उनके खून में एक ऐसा असर पैदा हो गया था कि अगर वो किसी को काट ले तो वो बगैर तड़पे ही मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। ये देखिए, ये बगैर ख़त्म लिखा है, ठीक है। बेगैन ये और रे बगैर, और उसके बाद ये लिखा है खे ते और मीम ख़त्म, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो रहा है ना यहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, दौलतमंदों ने आखिर में खुदा से क्या दुआ मांगी। तो दौलतमंदों ने आखिर में खुदा से यही दुआ मांगी कि है खुदा, तू हमसे हमारा सब कुछ ले ले और इसके बदले हमें 2 पल सुकून से सोने की नींद दे दे। यानी कि हमें 2 पल सुकून से सो लेने दे। तो इस तरह से ये चैप्टर होता है आपका फिनिश, ठीक है। अब ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका सारा 12th क्लास का सेकेंड टर्म का सिलेबस में विद इन अ वीक कंप्लीट करा दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।